आज हम फॉरेस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो इसमें अगर अपन पहली यूनिट की किस कौन सी यूनिट 11th यूनिट के बारे में आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉरेस्ट्री में यूज़ करना। मतलब हमारी अर्थशास्त्र मतलब हमारी इकोनॉमिक्स के जो भी सिद्धांत है अगर उनको हम मतलब मनी से लेने देने के हिसाब करने के वो सारे सिद्धांत मतलब रिलेटेड टू मनी इकोनॉमिक्स के सही प्रिंसिपल को अगर अपन फॉरेस्ट्री में यूज़ करें तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स टू मैनेज इट फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, उसके बाद एक टर्म याद रखनी, फॉरेस्ट वैल्यूएशन क्या होता है, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी की कीमत लगाना कि भाई फॉरेस्ट की अपनी कीमत कितनी कितनी वैल्यूएशन है। तो मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा सही होती है लगाना, इनकम वैल्यू, उसके बाद में कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट वैल्यू निकालता है फॉरेस्ट की, हमें ऑर्डर याद रखना है। उसके बाद में एक प्राइस वर्ड होता है हमेशा जो अपन बोलते हैं, प्राइस को बोलते हैं दाम। एक तरीके से क्या, जब कीमत को पैसे की टर्म में अगर अपन एक्सप्रेस करें कि जो भी किसी चीज़ की कीमत है उसको मैं मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी की टर्म में एक्सप्रेस करूँ तो उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं प्राइस। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स समझ में आया, फॉरेस्ट वैल्यूएशन समझ में आया, प्राइस समझ में आया। उसके बाद एक टर्म आती है डिमांड। टोटल डिमांड क्या होती है, मांग जो अपन बोलते हैं डिमांड है भाई मार्केट में इस चीज़ की, तो टोटल क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है और उसे परचेज कर सकता है। तो जो क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहता है और उसे परचेज कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, डिमांड। तो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। तो किसी भी चीज़ का प्राइस होता है वो उसकी डिमांड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब महंगी चीज़ें लोग कम खरीदते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा, कीमत ज़्यादा होगी तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि महंगी चीज़ें लोग कम खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सप्लाई की, तो सप्लाई को देखते हैं स्पेसिफिक टाइम में उसी प्राइस में कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बना रहे हैं। सप्लाई क्या होती है कि भाई मार्केट से किस चीज़ की कितनी सप्लाई आ रही है। तो सप्लाई का मतलब एक तरीके से क्या है कि भाई अपन कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, क्योंकि प्राइस अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होगा, दुकानदार को ज़्यादा पैसे दोगे तो वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, सीधी सी बात है, इसलिए प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बीच में अपन एक इक्विलिब्रियम बनाने के बाद ही किसी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि यार इसकी मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है, उसके बाद में इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, इसके बेसिस पे दोनों का संतुलन रख के हम प्राइस निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई अच्छी चीज़ है उसकी कीमत मार्केट में एकदम सस्ती कर देगी, पूरी दुनिया खरीद लेगी, पीछे पड़ जाएगी, लेक हो जाएगी मार्केट में। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बनाकर अपन इन दोनों का इक्विलिब्रियम बनाकर चलते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं मार्केट में किसी चीज़ के प्राइस या तो बढ़ा दूँ या घटा दूँ तो उसके कंजप्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसे कौन नापता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए मार्केट में कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत अगर मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी तो उसके दाम में अगर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो वो एक तरीके से क्या हो गया, इलास्टिक। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो वो हो गया इनइलास्टिक। मतलब जैसे कोको कोला और पेप्सी है, मान लीजिए दोनों 40-40 रुपए की आती है, अब मैंने कोको कोला का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के 50 कर दिया और पेप्सी अभी भी 40 की आ रही है, तो लोग ज़्यादातर पेप्सी पर शिफ्ट हो जाएंगे। कोको कोला के कंजप्शन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दोनों का स्वाद लगभग क्वालिटी और स्वाद एक जैसा है। इसलिए तो ऐसी जो गुड्स होती है इनमें कौन सी गुड्स हो गई, इलास्टिक गुड्स। ठीक है, जिनके थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने पर उनके खरीदने में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। उसके बाद होती है एक इनइलास्टिक गुड्स। इनइलास्टिक गुड्स कैसी होती है, जिसमें प्राइस बढ़ाए लेकिन खरीदने वालों के नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल, प्राइस बढ़ाते जाओ लेकिन खरीदने वाले तो तब भी आएंगे उसको, तो उसमें प्राइस बढ़ने से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं इनइलास्टिक गुड्स। तो इलास्टिक गुड्स का ई ग्रेटर देन 1 होता है, इनइलास्टिक गुड्स का ई लेस देन 1 होता है। ठीक है, एक चीज और है डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बारे में अपन एक चीज और देखते हैं, डिमांड सप्लाई गैप इन वुड। अगर अपन फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वुड के बारे में डिमांड सप्लाई हमें याद होना चाहिए। भाई वुड की डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा है और उतनी भारत में सप्लाई नहीं है वुड की। 6% होती है जंगल से भी। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री, इनसे ही अपनी मैक्सिमम जरूरतें फॉरेस्ट्री की पूरी हो पाती है। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है एक्चुअली, तो अपन को ये पता है और सप्लाई कम है, मतलब वुड की सप्लाई उतनी है नहीं जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उसके अलावा क्या, इंडिया के पेड़ों की प्रोडक्टिविटी लो है। ठीक है, 73 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, इतना तो इंडिया का है प्रोडक्टिविटी रेशो, और 129 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, ये क्या प्रोडक्टिविटी रेशो क्या है, वर्ल्ड का। तो इंडिया के ट्रीज की प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट डेवलपमेंट, उसके अलावा क्या इंडिया में ये पढ़ लिया। फॉरेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी ज़्यादा सफल नहीं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्या है इसके बारे में आप नीचे देखिए पहले। फॉरेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, 1970 में स्थापित प्रोडक्शन विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन एंड कमर्शियल विंग है, और ये कब स्थापित हुई थी, 1970 में। ठीक है, तो इंडिया की प्रोडक्शन विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है,
ये क्या, इसका कार्य क्या है, एग्रेसिव फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन प्रोग्राम जो बढ़ती मांगों को पूरा कर सके। मतलब इसने एक एग्रेसिव फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन प्रोग्राम चला रखा है जिसमें अपन इनका क्या एम है कि भैया वुड की डिमांड जितनी तेजी से मार्केट में बढ़ रही है उनकी ज़रूरतों को जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना है। इसके लिए एक्चुअली क्या करते हैं, जंगलों को लीज पे देते हैं, जो खाली जगह है ना उनको, जो भी मान लीजिए बंजर भूमि है, खाली जगह पड़ी है, उसको लीज पे दे देंगे कि आप पेड़ उगाओ इस पे। उसके अलावा हार्वेस्ट एंड मार्केट टिम्बर फ्रॉम अनमार्क्ड प्लेस, और ईयर मार्क्ड प्लेस होते हैं ना कई, उनसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट में टिम्बर वगैरह का। तो टिम्बर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ये इस चीज़ को पे जोर देते हैं कि टिम्बर का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके अनयूटिलाइज्ड लैंड से। ये आपको याद रखना है। यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, कि भाई खरीदने की क्षमता है जो हमारी, उसको हमारी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, कि हमारी जितनी चाहत है उतनी हमारे पास शक्ति है कि हम उतना चीज़ ले सकते हैं। इसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रबंधन। ठीक है, जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। उसके बाद में प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं। प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में जैसे 4 फैक्टर है प्रोडक्शन की, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले अपन को कोई ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बाद कुछ मजदूर चाहिए किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद उसमें कुछ पैसा लगाना है, कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक आदमी चीज़ उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और जो उन चीज़ों को लीडर करेगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन क्या, तो प्रोडक्शन क्या, कंपनी दैट मेक्स गुड्स एंड सर्विस, ऐसी कंपनी जो गुड या वस्तु या सेवाएं बना रही हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कौन करता है, कंपनी। ठीक है, किन किन का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसका होता है, गुड्स का एंड सर्विसेज का। और प्रोडक्शन का लाभ कौन लेता है, कंज्यूमर, पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विस, जो वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं। ठीक है, इसमें शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद में एक टर्म आता है मार्केटिंग। सीधी सी बात है, मार्केट क्या होता है, जहाँ बायर और सेलर मिलते हैं एंड ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ वस्तु एवं पैसाओं किसके फॉर्म में होता है, वस्तु एवं पैसों का ट्रांजेक्शन होता है। तो जहाँ बायर और सेलर मिलते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, मार्केट। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मार्केटिंग। ठीक है, याद रहेगा। फॉरेस्ट के मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के वुड्स को कौन खरीदता है, सीधी सी बात है, कई बार तो गवर्नमेंट एजेंसी डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से खरीद लेती है, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्टर खरीद देता है, या रेलवे विभाग डिपार्टमेंट को लकड़ियों की जरूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से खरीद लेता है। ठीक है, या कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया एक लीगल तरीके से, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर से कौन लेगा, गवर्नमेंट एजेंसी, और कॉन्ट्रैक्टर से ही रेलवे को अगर जरूरत पड़ी तो रेलवे लेगा, और कॉन्ट्रैक्टर से ही लेगी इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में कई बार कॉन्ट्रैक्टर से ही कंज्यूमर लेता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से रिटेलर जो होता है हमारा, रिटेलर भी ले लेता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर से कई बार क्या कौन लेता है, होलसेल डीलर जो होता है लकड़ी वगैरह का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो ले लेता है, उससे वापस रिटेलर, और कई बार होलसेलर डीलर से। तो ये एक तरीके से ये क्या है, साइकिल। ठीक है, इसमें इस जाल को आप याद रखिएगा। इसमें तो इसमें पूरा बता रखा है कि भाई कौन सा किससे कौन क्या लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंडिया में लगभग फॉरेस्ट में गवर्नमेंट की मोनोपोली है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिया में फॉरेस्ट की गवर्नमेंट की मोनोपोली क्यों है, क्योंकि सारे फॉरेस्ट किसके अंडर है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के। नो यूनिफॉर्मिलिटी इन फॉरेस्ट वुड प्रोडक्ट्स, कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है, मतलब कई जगह एक ही प्रजाति का पेड़ है तो एक जगह तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और एक जगह बेकार होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ट्राइबल्स भी कई बार जंगल से डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, मतलब ट्राइबल्स भी लकड़ी वगैरह ले लेते हैं, कई सारी चीज़ लेते हैं, तो यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाता। केवल 30% ही गवर्नमेंट के बाहर से आती है, मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट है उसके बाहर से कितनी सप्लाई आ रही है, केवल 30%। बहुत डिफरेंट और एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है भारत में गवर्नमेंट फॉरेस्ट को समझना, तो इसके कंस्ट्रेंट्स हो गए, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं भारत के फॉरेस्ट में। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है मार्केट चैनल। मार्केट चैनल क्या है, जिन मार्गों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा हो। एक तरीके से फॉरेस्ट वगैरह का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक जिन मार्केट से पहुंचेगा, जिस मार्ग से पहुंचेगा, तो एक तरीके से हो गया चैनल, नहर जिसको अपन बोलते हैं एक तरीके से। तो मार्केट चैनल समझ में आया, जिन मार्गों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, मान लो टिम्बर हार्वेस्ट हुई, गवर्नमेंट फॉरेस्ट से टिम्बर कटी, उसके बाद टिम्बर किस मार्ग से पहुंचेगी, पहले डिपो पे जाएगी, डिपो से इंडस्ट्री वाले उठा लेंगे, और इंडस्ट्री वालों से जिसको कंज्यूम करना होगा वो ले लेगा उसको, अंतिम प्रोडक्ट को। ऐसे ही फार्मर है, फार्मर से कौन टिम्बर लेता है, पेपर और पल्प इंडस्ट्री वाले लेते हैं, और उनसे कौन लेता है, होलसेलर ले लेता है, होलसेलर से कंज्यूमर खरीद लेता है। सीधी सी बात है।
उसके बाद में एक आता है मार्केट इंटीग्रेशन टर्म। ठीक है, मार्केट इंटीग्रेशन टर्म का मतलब होता है एकीकरण। मतलब एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में होता क्या है कि एक दूसरे के बराबर आ जाती है, और फिर यू मतलब कई कंपनियां हैं जो मान लीजिए दोनों कंपनी है, एक कंपनी दूसरे के बराबर लगभग लगभग किसी चीज में आ गई तो उस सामने वाली कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, मतलब दोनों ने एक तरीके से यूनियन बना लिया, तो एक तरीके से इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसे इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, दो से ज्यादा सर्विस का कॉम्बिनेशन हो और उनका एक ही हो। ठीक है, कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई मान लो केवल वुड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक फ्रूट्स की कर रहा है, तो उन दोनों का दोनों एक साथ कंबाइन हो, लेकिन उन दोनों का ओनर कौन होना चाहिए, एक ही आदमी होना चाहिए, एक ही ओनर हो। हॉरिजॉन्टल में तो क्या होता था, दोनों मिलकर एक यूनियन बना रही है, इसमें एक ही ओनर था। ठीक है, वर्टिकल में ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्रॉब्लम फॉरेस्ट में एक बार और देख लीजिए, ये सारी ये भी प्रॉब्लम्स है। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस, भारत में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की प्रोसेस की बहुत ज़्यादा अभाव है, मतलब सर्टिफाइड नहीं हमारे यहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा क्या, लीगल हर्डल्स भी, लीगल बहुत सारी परेशानियाँ, आपको जंगल से कोई प्रोडक्ट लेना है तो उसमें एक्ट्स, पॉलिसीज और रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री, इनमें आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी लेने हैं, इनको बेचना करना है तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे ज़्यादा लगता है, दूर के एरियाज में मिलते हैं, तो ट्रांसपेरेंट प्रॉब्लम होता है, सप्लाई चेन का इंडिया में अभाव है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हो गई। उसके बाद में एक टर्म, बहुत अच्छा टर्म आता है, क्या आता है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। अब आप देखिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन होता क्या है, फॉरेस्ट के माल की गारंटी का सर्टिफिकेट, एक तरीके से गवर्नमेंट क्या सर्टिफाइड करेगी, भाई ये गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट से है। अब आप एक चीज समझिएगा, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्यों लाया गया, एक तरीके से क्या कि पहले कोई भी इंसान इलीगल रूप से जंगल में जाके लकड़ी काटेगा और लकड़ी को लेके मार्केट में चला जाएगा, लेकिन अगर मैंने फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ले लिया, मतलब सारे फर्नीचर वालों को बोल दिया कि आपके अगर जो लकड़ियां आ रही है उन पर अगर गवर्नमेंट की सील हो या गवर्नमेंट का ठप्पा हो, वही लकड़ियां आप खरीद सकते हो, बाकी को इलीगल माना जाएगा। तो जो भी लोग इलीगल रूप से जंगल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके अलावा कंज्यूमर को ये गारंटी रहेगी कि भाई ये कहाँ के वन से आए हुए हैं, ताकि नकली माल नहीं आएगा, तो कहाँ के जंगल के प्रोडक्ट है उस चीज का लीगल सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है, फॉरेस्ट के माल की गारंटी का सर्टिफिकेट, सीधी सी बात है। तो एम क्या है, टू अचीव सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ताकि इससे क्या होगा, एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ही अगर कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेगा तो गवर्नमेंट को ध्यान रहेगा कहाँ से कितने प्रोडक्ट देना है, ताकि फॉरेस्ट पे भी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़े और कंजप्शन पे भी। तो देख, कंजप्शन, पॉलिसी बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट अपना ध्यान दे सके। ठीक है, उसके अलावा अवॉइड इलीगल एंट्री, अवैध कटाई पर अपने आप रोक लग जाएगी। तो ये जो भी ठेकेदार होते हैं अवैध कटाई कर देते हैं कई लोग, तो इस पर भी अपने आप रोक लग जाएगी। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें क्या थर्ड पार्टी होती है, थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी है कोई भरोसेमंद, वो पूरी जांच करते के देखती है कि फॉरेस्ट इज मैनेज्ड एंड डिफाइंड, कि भाई फॉरेस्ट आपका एक सही तरीके से डिफाइन स्टैंडर्ड पे मैनेज है कि नहीं है। ठीक है, कि भाई आपके जहाँ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं वो उसमें आप सही तरीके से तो कटवाई करवा रहे हो ना, कहाँ से करवा रहे हो, सारी चीज़ों को वो एक तरीके से देखती है कि आपने सस्टेनेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा है या नहीं रखा, या आप धड़ल्ले से जंगल की कटाई करते जा रहे हो। एक लेवल देती है उस प्रोडक्ट, उसके बाद वो एक लेबल दे देती है, एक चिन्ह, एक तरीके से, जैसे एप्पल पे होता है ना, आपने एप्पल देखे होंगे अपन ने कई बार, तो गुड क्वालिटी के जो एप्पल्स होते हैं उनमें एक स्टिकर सा चिट सा लगा रहता है, तो वो एक तरीके से लेबल होता है कि हाँ ये एप्पल कश्मीर से है, ये ऐसे है, तो उस प्रोडक्ट को लाइक एप्पल पर स्टिकर लगा होता है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, ये पेड़ है अपना, ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड ओनर, ठीक है, तो ये पेड़ है, तो उससे ये किसका है, फॉरेस्ट लैंड ओनर का। उससे रॉ मिल में गई लकड़ी, उसके बाद फैक्ट्री में गया सामान, उसके बाद प्रोसीजर में, उसके बाद रिटेलर पे गया, तो चेन ऑफ कस्टडी, तो इन सबका तो एक सर्टिफिकेट बनता है, वो लेता है सीओसी, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट। तो सीओसी कौन देता है, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट, इसमें किस किस का ये क्या करता है कि पूरी प्रक्रिया की जांच करता है, जंगल से लकड़ी निकलने के जस्ट बाद, कौन सी मिल से है, फैक्ट्री कहाँ है, उसका प्रोसेसर कहाँ है, रिटेलर कहाँ है। ठीक है, तो उसमें उसकी सारी डिटेल होगी। उसके अलावा फॉरेस्ट लैंड ओनर, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, SFM, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, और इसको कौन देता है, NCCF। ठीक है, कच्चा माल सर्टिफाइड फॉरेस्ट से है या नहीं, ये इसकी जांच करेगा, और बाकी आगे की प्रोसेस की जांच के चेन ऑफ कस्टडी, तो दो सर्टिफिकेट हो गए, SFM और COC, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, फर्स्ट इंडोनेशिया में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में, 1990 में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ
फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट NCCF, नेटवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या NCCF, NCCF क्या है, एक तरीके की एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कब थी ये? 2015 में आई थी अस्तित्व में, ठीक है। अब ये क्या करती है, एक फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, उसके तहत क्या है कि प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट के एंडोर्समेंट के लिए, संचालन के लिए एक प्रोग्राम चलाती है। और ये ठीक है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर, और ये जिनेवा की, ये कहाँ की है? PEFC कहाँ की कंपनी है एक तरीके से, किसके अंडर में? PEFC के अंडर में एक स्कीम है, क्या? नेटवर्क फॉर कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, समझिएगा। NCCF क्या है? एक कंपनी है, वो किसके अंडर है? PEFC के अंदर, ठीक है, जेनेवा की जो है, तो PEFC कहाँ की? जेनेवा की। उसके बाद अगर हम बात को फॉरेस्ट स्टे बोर्ड काउंसिल का और गठन किया गया, वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन स्कीम है। कुछ सर्टिफिकेशन स्कीम, सर्टिफिकेशन क्यों? आज की तारीख में सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 644 हेक्टेयर, सबसे पहले भारत में सर्टिफिकेशन कहाँ हुआ था? एक तरीके से 644 हेक्टेयर सर्टिफिकेशन हुआ था रबर प्लांट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जो रबर प्लांट थे उनका सर्टिफिकेशन हुआ था, ठीक है। इंडिया हैज सर्व्ड वन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, किसके लिए? 644 हेक्टेयर के लिए, किसमें? रबर प्लांटेशन तमिलनाडु में। उसके बाद में एक इको टूरिज्म का सर्टिफिकेशन बताया कि भाई इकोलॉजी और टूरिज्म को आप बैलेंस करके चल रहे हो, नहीं चल रहे किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो NWFP सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिस एरिया सर्टिफिकेशन, 2-3 सर्टिफिकेशन है, बेसिक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं। उसके बाद में कुछ अपनी बेसिक कंपनीज वगैरह को भी देख ही लेता है। एक होती है अपनी कंपनी कौन सी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या? एक विश्व व्यापार संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा और स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसमें कितने मेंबर है? 164, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका वो है हेडक्वार्टर, और मेंबर कितने हैं इसमें? 164। ये कब आया था अस्तित्व में? 1995 में। और इसका क्या, WTO का क्या वो एम था कि भाई जो भी टेरिफ और बैरियर है ना उनको आप हटा दो, मतलब उनमें कमी करना, कि भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को बिकने नहीं देती कई बार अपने देश में, कि भाई हमारे देश में तो हमारी कंट्री के लोग ही बेच लेंगे, वही बहुत है, लेकिन इन बैरियर को और इन टेरिफ एंड बैरियर को हटाने का काम कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो करती है रिडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्री। उसके अलावा एक क्या? गेट, तो पहले गेट आया था, याद रखिएगा, उसके बाद गेट के बाद में क्या आया था? WTO। तो गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, गेट ये भी उसकी तरह है, इंटरनेशनल, ये ट्रीटी थी, संधि थी एक तरीके से। तो ये मल्टीनेशनल ट्रीटी है, इसमें क्या होगा कि कई लोग साइन करेंगे इस ट्रीटी पे, और इस संधि पे साइन करने के बाद क्या कि आपके यहाँ पे टेरिफ और बैरियर को कम करोगे, मतलब एक दूसरे के प्रोडक्ट्स, जैसे दो देशों ने अगर संधि कर दी, भारत और श्रीलंका ने, तो श्रीलंका के प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के प्रोडक्ट श्रीलंका में जा सकते हैं बिना किसी टेरिफ एंड बैरियर के। और ये कब आई थी? 1947 में। तो उसी का रिप्लेस 1995 में कौन सी आई थी? हमारी WTO, ठीक है। एक क्या था? डंकन प्रस्ताव। डंकन प्रस्ताव क्या था कि गेट की मीटिंग थी 1991 में, उसमें आर्थर डंकन थे। आर्थर डंकन ने एक प्रस्ताव रखा, उसने क्या बोला कि भाई सारा एक ही सिंगल मार्केट कर देते हैं और मार्केट को एक तरीके से अपन खुला छोड़ देते हैं। तो सीरीज अटेम्प्ट टू नैरो डाउन डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्री, कंट्रीज में कोई डिफरेंस भी नहीं रहना चाहिए। अगर मार्केट अब एक कंट्री के सामान दूसरे में जा रहे हैं तो कंट्री उन लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करेगी, मार्केट को आप खुला छोड़ दो। तो हमारा इशू क्या है इसमें इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, कि इसने क्या बोला कि प्लांट की वेराइटी लगाओ, नई नई किसानों को ये बोला जाएगा। उसके अलावा फॉरेन प्रोड्यूस खरीदो, टैक्स कम लगाओ। मतलब क्या है कि एक कंट्री अगर आपने इसके थे डंकन प्रस्ताव पे अगर आपने साइन किया तो आपको फॉरेन का प्रोडक्ट कुछ खरीदना पड़ेगा और उन पे आपको टैक्स कम, भले आप आपके यहाँ के लोगों से ज़्यादा टैक्स ले रहे हो पर्टिकुलर चीज़ पे, लेकिन अगर कोई चीज़ फॉरेन से आपके यहाँ बिकने आएगी तो आप उस पर एक तो टैक्स कम लगाओगे। मिनिमम 3.5% उपभोग का खरीदो, मतलब जो भी, जैसे आपके यहाँ पे 100 मण गेहूँ है, ठीक है, तो उसमें से आपको 3.5 मण गेहूँ खरीदने ही पड़ेंगे। 3 से 5 मण या 3 मण गेहूँ खरीदने ही पड़ेंगे, भले आपके यहाँ पे 100 के 100 मण गेहूँ का उत्पादन हो रहा हो। तो ये इसका। उसके अलावा क्या, किसानों की सहायता बंद करो, उसको सब गवर्नमेंट को बोला जाए कि आप किसानों को खुला छोड़ो, उनकी कोई भी सहायता आप नहीं करोगे, दूसरा देश भी नहीं करेगा, तो आप आपके सामानों को फिर किसानों को खुला छोड़ दो, तभी सही कंपटीशन हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा होने को गलत थी इसकी काफ़ी चीज़ें, मार्केट खुला छोड़ दो, क्रेता एवं विक्रेता ही कीमत तय कर लेंगे, सीधी सी बात है, समझ में आया डंकन प्रस्ताव। उसके बाद आता है एक IPR क्या होता है एक्चुअली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्शन। मतलब एक तरीके से क्या है IPR क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने क्रिएटर को कोई चीज़ की गारंटी दे दी कि ठीक है ये पर्टिकुलर चीज़ तुम्हारी, अगर कोई इस चीज़ का उपयोग करेगा तो उसमें उसको पहले आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है।
और थोड़ा बहुत अपार्ट आपको भी जाएगा। तो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटर को दिया जाता है ऑन देयर क्रिएशन टू मेकिंग यूजिंग, कोई भी चीज़ को बनाना है, यूज़ करना है, सेलिंग करना है, देयर ऑन मॉनिटरी बेनिफिट, ताकि उस आदमी को पैसे की कमाई हो। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से कॉपीराइट भी आईपीआर का ही है, पेटेंट भी होता है, अपना ट्रेडमार्क जो होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्योग्राफिक इंडिकेशन, प्लांट वेराइटी, इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं एक चीज़ को। कॉपीराइट क्या होता है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट आया था 1914 में और 1958 में अमेंडमेंट, 1914 और 1958 में आया था, और अमेंडमेंट कब किया गया था, 2012 में। ठीक है। वैसे इनकी डेट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी जी पर लिखी बुक पर 2009 में हट गया था 60 साल बाद। उसके अलावा जैसे अब एक चीज़ समझिए, कॉपीराइट्स में क्या होता है एक्चुअली, ऑथर की लाइफ टाइम के 60 साल बाद तक क्या बोलते हैं, इसकी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का कॉपीराइट कब तक रहता है, ऑथर की लाइफ है उसके 60 साल बाद तक किसी भी चीज़ का कॉपीराइट रह सकता है। जैसे गांधी जी 1949 में मरे, तो 60 साल बाद कब, 2009 में उन पे जो बुक थी उसको कोई भी पब्लिश कर सकता था। गांधी जी पे कोई भी किताब लिख सकता था, छाप सकता था आराम से, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं रहा। एग्जाम्पल से समझा एक तरीके से। गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटर को टू प्रिंट, पब्लिश, पब्लिक रिफॉर्म, फिल्म, लिटरेरी, आर्टिस्ट एंड म्यूजिक मटेरियल फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जनरल 60 ईयर। ठीक है। तो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटर को दिया जाता है, कोई भी आपका प्रिंट नहीं कर सकता, आपकी इजाजत के बिना पब्लिक परफॉर्म कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी फिल्म है उसको कोई और नहीं दिखा पाएगा, आपका साहित्य उसको कोई और नहीं छाप पाएगा, आपका कोई आर्ट है उसको कोई और नहीं बना पाएगा। तो इन सब चीज़ें एक तरीके से आपको कॉपीराइट एक्ट दे दिया, भाई ठीक है, आपकी कॉपी कोई करेगा तो उसको पहले आपसे परमिशन लेनी होगी। उसके बाद एक तरीके से पेटेंट आया। पेटेंट क्या, इंडियन पेटेंट एक्ट आया था, ये 1970 में आया था, और इसको अमेंडमेंट किया था 2005 में। नए प्रोडक्ट के इनोवेशन पर दिया जाता है। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने कोई मशीन बनाई 20 साल के लिए, अब गवर्नमेंट उसको ले रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट मुझे पेटेंट देगी कि भाई कोई और भी ये मशीन आपकी अनुमति के बिना नहीं बनाएगा, और कोई बनाएगा तो आपको बेसिक मुनाफा दिया जाएगा एक तरीके से, टू मेकिंग, यूजिंग और उसको सेलिंग के लिए एक तरीके से उस इंसान का पेटेंट हो जाता है। ट्रेडमार्क होता है सेम ट्रीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, सेम प्रोड्यूस है, उनको प्रोडक्ट है, ठीक है, एक जैसे प्रोडक्ट है, उनको अलग अलग अंतर करना, जैसे एक सारे बहुत सारे सेब है, तो हर किसी का एक तरीके से ट्रेडमार्क, जैसे मोबाइल का भी ट्रेडमार्क होता है, एप्पल का ट्रेडमार्क बना दिया जाता है अपने कटे सेब जैसा। उसके अलावा एक सैमसंग का ट्रेडमार्क होता है एस के जैसा। तो ये सारी कंपनी अपने अपने ट्रेडमार्क बना लेती है, जिससे प्रोडक्ट की आपकी वेरिफिकेशन अच्छी से हो सके। ये कब आया था, 1999 में, और इसका अमेंडमेंट हुआ था 2010 में। सन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से ईयर में आया था। उसके बाद एक था ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग क्या है कि ये वस्तुओं पे दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ, मतलब एक तरीके से कि जिनका ओरिजिन क्या है, स्पेसिफिक एरिया से, कोई पर्टिकुलर विशेष एरिया से किसी चीज़ को पहचान मिली है, जिस जगह के कारण उसकी क्वालिटी और उसकी रेपुटेशन मानी जा रही है, उसके कारण उस जगह को उस चीज़ का टैग मिल जाता है। जैसे बंगाल के रसगुल्ले हैं, बीकानेर की भुजिया है, कोटा डोरिया है, तो इनको इनकी जगह का टैग मिल चुका है। तो ये जीआई टैग होता है कि आपके अलावा कोई और इस चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकेगा। ठीक है। यहाँ पे तो जीआई एक्ट कब आया था, ये 1999 में। ठीक है, जीआई टैग। ठीक है, तो भाई कोई विशेष चीज़ पे विशेष जगह का ही नाम रहेगा। उसके बाद में एक तरह से प्लांट वेराइटी, किसानों में प्लांट को ब्रीडर्स दिए गए हैं, मतलब बीज वगैरह अलग अलग तरह के, ताकि आप नई किस्म उगा सको। पीवीआर एक्ट आया था 2001 में, प्लांट वेराइटी एक्ट। ठीक। उसके बाद में एक थी लास्ट, क्या है, आईटीटीओ, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आईटीटीओ, क्या है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है। लोकेशन कहाँ थी, योकोहोमा जापान में आईटीटीओ का वो हुआ था। ठीक है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रमोट करती है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कि भाई जो भी आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, चक्कर क्या है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना हमारे, इनके पेड़ों को ये सूर्य की धूप आसानी से प्रकाश इनको अच्छा खासा मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि इनमें क्वालिटी अच्छी होती है। तो जो भी ट्रॉपिकल रीजन के जो भी फॉरेस्ट होंगे, उनके पेड़ों में प्रोड्यूस अच्छा होगा, वो घने होंगे एक तरीके से, और उनके पेड़ों में लकड़ी भी मजबूत होगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए को प्रमोट करती है कि भाई आप जो भी आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करो, आपके फॉरेस्ट का एक्सपेंशन एंड डाइवर्जन ट्रॉपिकल टिम्बर में। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई जो भी आप लकड़ियाँ उगा रहे हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन हो सके और उनका एक्सपेंशन हो सके। उसके अलावा आईटीटी एग्रीमेंट 1983 के अंडर 1985 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कौन से एक्ट के अंदर आया था, 1983 के अंदर, और 1985 में इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद एक टर्म आती है SWOT एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज, T से थ्रेटन।
ठीक है, की कमी, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका एक बिजनेस के लिए एनालिसिस करना SWOT कहलाता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेटन, इन सब का एनालिसिस करना एक बिजनेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, SWOT एनालिसिस। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें और मिसलेनियस चीज़ें जो छूट गई थी। फीचर ऑफ मार्केट क्या होता है कि भाई मार्केट क्या होता है, इसमें वन एरिया स्पेसिफिक जगह हो, एक ही कमोडिटी, कम से कम एक उत्पाद जरूरी है, एक जगह जरूरी है मार्केट के लिए, और बायर और सेलर तो बिल्कुल जरूरी है ही मार्केट बनाने के लिए। प्राइस स्प्रेड क्या होता है, प्राइस डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट प्रोड्यूसर लेवल एंड प्राइस एट कंज्यूमर लेवल, कि भाई प्रोड्यूसर ने जिसने जिस चीज़ का उत्पादन किया उस समय उसका प्राइस कितना था, कंज्यूमर ने जब की प्राइस चीज़ को लिया तो उस समय उसका प्राइस कितना था, तो इसको बोलते हैं प्राइस डिफरेंस या प्राइस स्प्रेड फॉर पर यूनिट क्वांटिटी। पर यूनिट क्वांटिटी मान लो एक पेन को प्रोड्यूस करने में आपको 3 रुपये लगे और बेचते टाइम कंज्यूमर के पास कितने का है, वो 5 का, तो 3 और 5 में कितना डिफरेंस आया, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस स्प्रेड। ठीक है, उसके अलावा कितने कंज्यूमर होते हैं, कौन कौन गवर्नमेंट से खरीदता है। एक तो प्राइवेट कंज्यूमर होता है, जैसे किसी को लकड़ी चूल्हा, घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी के लिए स्मॉल टिम्बर वगैरह की जरूरत हो। उसके बाद होता है डोमेस्टिक यूजर, जो घर के लिए चाहिए हो, घर के जैसे मकान के लिए लकड़ी चाहिए, गेट चाहिए, खिड़की चाहिए, तो डोमेस्टिक यूजर टिम्बर के। उसके अलावा एक इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, वुड का और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। एक कौन खरीद लेता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इरीगेशन वगैरह के लिए, डिफेंस के लिए भी, शिप वगैरह बनानी हो, अर्बन हाउसिंग करनी हो शहरों में, इन सब के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ले लेते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट जो अपने बेचते हैं यहाँ से, बहुत FD एंड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, दे स्टिल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट यूनिट हो चुकी है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स।